हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल ऑनलाइन करियर एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपको जैसे कि हर बार बताती हूँ, एक बार फिर से आज बता रही हूँ, अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आपकी एग्जाम्स की तैयारी में हमारी तरफ से पूरी हेल्प मिल सके। बिल्कुल फ्री ऑनलाइन कोचिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं और सैम्पल पेपर्स के साथ साथ हम और भी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं हमारे चैनल पर। तो जल्दी से नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो जाए आपको तुरंत से तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज वाली वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं सैम्पल पेपर यानी इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी का सैम्पल पेपर हम आज वाली वीडियो में जो है सॉल्व करने वाले हैं। पूरा पेपर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। टोटल 100 क्वेश्चंस मैं बनाई हूँ आप लोगों के लिए, जो आज हम यहाँ पे आंसर्स के साथ में देखने वाले हैं। अब देखिए, ये कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है सोल्जर जनरल ड्यूटी के एग्जामिनेशन के लिए। सारे क्वेश्चंस आपको कंपलसरी होते हैं आपके पेपर में और हर एक क्वेश्चन आपका इक्वल मार्क्स कैरी करता है। अभी आज देखिए 1 घंटे में पूरे 100 क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। और वीडियो के अगर आपको आंसर्स आते हैं तो वीडियो देखते देखते आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आंसर्स, ताकि जो है मुझे भी पता चले कि आपको आंसर्स आते हैं या नहीं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हमारा आज का, वो देखिए वो क्या है। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व स्वास्थ्य दिवस हम कब मनाते हैं? तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अप्रैल 7, मई 7, अप्रैल 1 और मई 1। तो यहाँ पे आपका देखिए करेक्ट आंसर क्या है, 7 अप्रैल। अब 7 अप्रैल ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है WHO की स्पॉन्सरशिप की तरफ से विद इफेक्ट फ्रॉम 1950। 1950 से WHO ने जो है इस दिन को यानी 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे घोषित कर दिया गया है। इसीलिए हम जो है हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च बाय गांधी जी इन द ईयर। कौन से ईयर में गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है लॉन्च किया था? नॉन कॉर्पोरेशन मतलब क्या? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो है आपका ऑप्शन 1920 में लॉन्च किया गया था। असहयोग आंदोलन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1920 में लॉन्च किया गया था। ओके, तो देखिए ये मूवमेंट जो था, ये आंदोलन जो है ब्रिटिश शासन ने से भारतीय स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण चरण था। अब ये आंदोलन क्यों किया गया था? ताकि जो है हम ब्रिटिश से हमारा इंडिया जो इंडियन इंडिपेंडेंस है वो ले सके वापस। और ये कहाँ पे हुआ था? जालियांवाला बाग मसाकर में हुआ था। ये आंदोलन कहाँ पे हुआ था? जालियांवाला बाग मसाकर में हुआ था। इसकी पूरी डिटेल्स जो है आपको गूगल पे या बहुत जगह में मिल जाएगी और आपको आती भी होगी, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो जालियांवाला बाग मसाकर में ये जो है ये मूवमेंट किया गया था गांधी जी की तरफ से। 1920 में ये मूवमेंट हुआ था। ओके, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, कायक इज अ काइंड ऑफ। अब कायक पूछा गया है आपको, कायक जो है ये कौन से काइंड, मतलब ट्राइबल टूल है, बोट है, शिप है, ये कौन से काइंड का है? तो ये देखिए आपका आंसर क्या है यहाँ पे, आपका आंसर है यहाँ पे डी, सॉरी बोट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बोट। कायक जो है ये बोट का टाइप है। तो कायक ये क्या है? एक छोटा सा वाइड क्राफ्ट, वाटर क्राफ्ट जो है, स्मॉल नैरो वाटर क्राफ्ट है जो प्रोपेल हुआ था बाय मींस ऑफ डबल ब्लेडेड पैडल। अब जब आप कोई बोटिंग के लिए जाते हो तभी भी आपने देखा होगा कि ये बोट जो है डबल ब्लेडेड जो बोट होती है उसे कायक के काइंड कहा जाता है। नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। नासिक कौन सी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है? तो नासिक जो है गोदावरी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। तो द सिटी इज सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट माउंटेन्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गोदावरी। गोदावरी के रिवर्स पे जो है नासिक सिचुएटेड है। इंडिया इज ओनली सेल ट्रेनिंग शिप इज। इंडिया की सेल ट्रेनिंग शिप कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन आपको, चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। INS तरंगिनी, INS विराट, INS गरुड़ा, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन है INS तरंगिनी जो है इंडिया की जो 3 मास्टर्ड बार्क होगी, जिसको कमीशन कब किया था? 1997 में किया था और नेम दिया था इट्स सेल ट्रेनिंग शिप। इंडियन नेवी वालों के लिए ये नेम दिया गया है। सेल ट्रेनिंग शिप कब दिया था? 1997 में। 1997 में ये नेम दिया गया था। फ्रॉम वेयर इज द लॉन्गेस्ट रिवर अमेजोन फ्लोइंग। तो अमेजोन कौन सी रिवर से फ्लो होती है? तो साउथ अमेरिका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। देखिए
साउथ अमेरिका, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। तो लॉन्गेस्ट रिवर कहाँ से फ्लो होती है? साउथ अमेरिका से। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिए गए, शेड्यूल दैट डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया से जो शेड्यूल है वो डील करता है, यानी कौन सा शेड्यूल है? 8वां शेड्यूल है, 9वां शेड्यूल है या 11th शेड्यूल है? ये कौन सा शेड्यूल है जो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 8th शेड्यूल है, आंसर है आपका 8th शेड्यूल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियल लैंग्वेज है जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया के टाइम पे नाम दिया गया था। तो कौन सा? 8th शेड्यूल। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपके कितने शेड्यूल है? टोटल 17 शेड्यूल्स है। तो उनमें से जो है 8th शेड्यूल जो है आपका ये यहाँ पे जो है लैंग्वेज को डिनोट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऐसी कौन सी जो है सबसे बड़ी नदी कौन सी, सबसे लंबी नदी जो है इंडिया की वो कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर है गंगा। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए, गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। गंगा जो है इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ओके, नंबर ऑफ कमांड्स इन इंडियन आर्मी। अब इंडियन आर्मी की एग्जाम आप दे रहे हैं तो यहाँ पे तो आपको पता ही होगा कि क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे आंसर होगा आपका 7। अब 7 कमांड्स क्यों होते हैं इंडियन आर्मी के? क्योंकि हर एक स्टेट के हिसाब से बताए गए हैं। नॉर्दर्न कमांड होता है जो उधमपुर जम्मू कश्मीर में होता है, वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ में होगा, सेंट्रल कमांड आपका लखनऊ से होगा, ईस्टर्न कमांड कोलकाता, साउदर्न कमांड पुणे और वेस्टर्न साउदर्न कमांड जयपुर और ट्रेनिंग कमांड शिमला। तो यहाँ पे देखिए 7 कमांड जो है इंडियन आर्मी के होते हैं। नॉर्थ होगा, फिर वेस्ट होगा, साउथ होगा, वेस्टर्न साउथ होगा या ट्रेनिंग कमांड होगा। तो ये सारे के सारे कितने होंगे? 7 होंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका देखिए कहाँ पे लोकेटेड है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे कौन से दिए? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका उत्तराखंड में लोकेटेड है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो नॉर्दर्न इंडिया में है, यानी उत्तराखंड। फ्लोरा और फाउना में बहुत रीच है, मतलब यहाँ पे फ्लावर्स प्लांट्स भी बहुत है और एनिमल्स भी बहुत है, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के काउंट्स जो है यहाँ पे बहुत अच्छी है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो स्पेशली बंगाल टाइगर्स के लिए माना जाता है। किसके लिए? बंगाल टाइगर्स के लिए स्पेशली यहाँ पे जो है बंगाल टाइगर्स बहुत देखे जाते हैं। तो ये जो है बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। ओके, अब करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया आपको पूछा गया है। तो सऊदी अरेबिया की करेंसी पूछी गई है, मुद्रा पूछी गई है। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन है दिनार, लीरा, रायल, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? रायल। कैसे? देखिए सऊदी अरेबिया जो है 17 मतलब रियाल जो है ये आपका करेंसी जो है रियाल सऊदी अरेबिया का वो हमारे इंडियन रुपी के हिसाब से कितना होगा? 17 रुपीज के हिसाब से होगा। कितना? 17 रुपीज। तो सऊदी अरेबिया के रियाल इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट लेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज। तो लेडी गवर्नर आपको यहाँ पे पूछी गई है इंडिपेंडेंट इंडिया की। तो इंडिपेंडेंट इंडिया की लेडी गवर्नर पहली कौन सी थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश में पहले उन्होंने गवर्न किया था 15 अगस्त 1947 से लेकर 28 मार्च 1949 तक। और उनकी बेटी पद्मजा नंदू जो है लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर है, उन्होंने 11 इयर्स जो है काम किया था वेस्ट बंगाल में। ओके, हु इज द ऑथर ऑफ बुक गाइड। अब जो ये बुक है यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जो बुक दी गई है गाइड, इसके ऑथर कौन थे? वीएस नायपल, आर.के. नारायण, टैगोर या चार्ल्स डिकेंस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है? आर.के. नारायण। जो ये बुक लिखी गई थी ये 1958 में नॉवल लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1958 में ये नॉवल लिखी गई थी इंग्लिश में। इनके इंडियन ऑथर है ये आर.के. नारायण। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस। अब सुप्रीम कमांडर आर्म फोर्स के कौन से हैं? आर्मी कमांडर, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है ये सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडियन आर्म फोर्स के। ये किसके मैनेजमेंट में होता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट में होता है। पानीपत का फर्स्ट बैटल किसके बीच में किया गया था? द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, बाबर और इब्राहिम लोदी, नदीर शाह या मोहम्मद शाह, क्लाइव और सिरज उद्दौला। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? द फर्स्ट बैटल जो है ये किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, नॉर्थ इंडिया में हुई थी। और ये जो है मुगल एम्पायर की बिगनिंग यहाँ से शुरू हुई थी। किसकी बिगनिंग हुई थी यहाँ से शुरू? मुगल एम्पायर की।
ओके तो ये बैटल के बाद में मुगल एम्पायर की बिगनिंग शुरू हुई थी। मलेरिया इज कॉज्ड बाय, अब देखिए यहाँ पे आपको जनरल साइंस का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, मलेरिया जो है ये कौन से किसके वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, या फंगस की वजह से होता है। तो बैक्टीरिया सॉरी मलेरिया जो है प्रोटोजोआ की वजह से होता है। मलेरिया ये मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन डिजीज है, हमको अगर मॉस्किटो काट रहा है तो हमें मलेरिया हो रहा है, तो ये बिल्कुल प्रोटोजोआ के हेल्प से हो रहा है। अब देखिए नेम दी एंटी स्टेराइल विटामिन, अब एंटी स्टेराइल विटामिन कौन सी होती है, विटामिन ई, ए, के या डी। तो एंटी स्टेराइल विटामिन आपकी कौन सी होगी, विटामिन ई। विटामिन ई जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ प्रिवेंटिंग स्टर्लिटी, मतलब स्टर्लिटी प्रिवेंट करने के लिए ही ये कैप्सूल बनाई गई थी और ये जो है यूज करी जा रही थी 1920 से। रिलेशन बिटवीन वर्क फ्लो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, अब आपको यहाँ पे जो है फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया है, वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो है रिलेशन आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो जब आपने फिजिक्स किया हुआ है तो आपको इसका आंसर भी आ जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन क्या है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, W इज इक्वल टू एफ बाई एस, F माइनस एस और F प्लस एस। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू स्पीड। अब जब मैं वर्क कंप्लीट कर रही हूँ तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर हो जा रहा है। इसके लिए जो वर्क जो है वो एक्सप्रेस कैसे करेंगे, हम वर्क जो है फोर्स इनटू डिस्टेंस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अब देखिए विच ऑफ द केमिकल इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, अब प्लांट से हमको कौन सा केमिकल मिलता है, तो देखिए क्विनाइन मिलता है, एस्पिरिन मिलता है, इंसुलिन मिलता है, या कोई भी नहीं मिलता है। तो प्लांट से हमें क्विनाइन मिलता है। क्विनाइन क्या है, ये अल्कलॉइड है। ये पहला कब आइसोलेट हुआ था, 1820 में आइसोलेट हुआ था, और ये जो है अल्कलॉइड है, इसीलिए ये हमें प्लांट से मिलता है। अब सिस्मोग्राफ से हम क्या मेजर कर सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले भी जितने भी आपको वीडियोस बनाए हुए हैं, जितने भी मैंने एमसीक्यूज कराया है, उनमें ये कॉमन क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है आपको। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये कितने कॉमन होते हैं और आपको कितनी बार ये क्वेश्चंस रिपीट कराए जाते हैं। तो देखिए सिस्मोग्राफ जो है ये क्या मेजर करता है, तो सिस्मोग्राफ जो है आपका अर्थक्वेक मेजर करता है, और ये इंस्ट्रूमेंट जो है रिकॉर्ड करता है सिस्मिक वेव्स जो है अर्थ से मूव होती हैं अर्थक्वेक के फॉर्म में। ओके अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको, विच गैस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द सोडा वाटर, सोडा वाटर के प्रिपरेशन में कौन सी गैस यूज की जाती है, तो या तो सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन, इन चार में से कौन सी गैस होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये यूज की जाती है। ओके अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, अब ये फिर से आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। स्केलर क्वांटिटी जो है ये कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, अब कौन से जो है स्पीड है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपका स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाएगा, आंसर स्पीड। वेक्टर्स के पास दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जबकि स्केलर के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन में जब स्पीड पूछी गई है तो यहाँ पे स्पीड के पास सिर्फ और सिर्फ जो है स्केलर होता है, यहाँ पे स्पीड के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होते हैं। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन, अभी हीमोग्लोबिन की मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सी होगी, प्रोटीन, आयरन, फैट या विटामिन्स। तो यहाँ चार में से आपको जो है करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आयरन। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हीमोग्लोबिन की जो है आयरन होती है। अब अगर हमारे बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे हीमोग्लोबिन के काउंट्स भी कम हो जाते हैं। तो हमें डॉक्टर सलाह देते हैं कि जो है आप ऐसे फूड खाइए जिसमें आयरन की डेफिशिएंसी ज्यादा हो। हमारे बॉडी को अप्रोक्सीमेटली 70% आयरन चाहिए होते हैं, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में मिलते हैं, यानी हीमोग्लोबिन में मिलते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट हमारे ऑर्गेनिजम्स का होता है वो क्या होता है, सेल। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेल। सेल को हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर ऑल दी यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो पूरी लाइफ एक ही सेल से बिताते हैं, और मल्टीसेलुलर वो होते हैं जो वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल्स होते हैं उनकी बॉडी में। जैसे कि ह्यूमंस में मल्टीसेलुलर होते हैं बिकॉज हमारी बॉडी में एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट होते हैं। ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज प्यूरिफाइड इन, अब जब हमारे बॉडी में ब्लड होता है वो कहाँ पे प्यूरिफाई किया जाता है, हार्ट में, किडनी में, लंग्स में या लीवर में। तो यहाँ चार ऑप्शन आपको दिए गए, तो इन चार ऑप्शन में से आपका जो है लीवर इज द करेक्ट ऑप्शन। लीवर में क्या हो जाता है, लीवर जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन है,
ओके मुख्य विषहरण अंग जो है वो होता है आपका लीवर। तो लीवर जो है बहुत सारे एंजाइम अपने अंदर प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो है वो टॉक्सिसिटी को रिमूव कर देता है बॉडी से, और जो है ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है। एसिड रेन आर कॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच गैस। अब अगर एसिड रेन हो रही है तो एसिड रेन में कौन से गैस प्रेजेंट होते हैं? NO2, SO2, CO, CO2, O3, O2, NH3, CO2। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? NO2, SO2। यानी कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये प्रेजेंट होती है एसिड रेन में, जो एनवायरनमेंट में रिलीज होती है और वाटर और ऑक्सीजन के साथ में मिक्स हो जाती है और वहां से फिर रेन होती है। इलेक्ट्रिक करंट कैसे मेजर करते हैं हम? तो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर बाय, अब इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए यहाँ पे देखिए वोल्ट मीटर, अमीटर, एनीमोमीटर या नन ऑफ दिस। इन चार में से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमीटर। इलेक्ट्रिक करंट जो है हम अमीटर की हेल्प से मेजर करते हैं। प्राइमरी कलर्स आ रहा है आपका दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्या है। प्राइमरी कलर्स पूछे गए हैं, तो प्राइमरी कलर्स आपको बताने हैं कि कौन से होते हैं। रेड ब्लू ग्रीन, ऑरेंज ब्लू येलो, रेड ब्लू येलो या नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी नहीं, या तो इन तीनों में से कोई एक। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रेड ब्लू ग्रीन। अब इनको मैं प्राइमरी कलर क्यों बता रही हूँ? क्योंकि रेड ग्रीन और ब्लू यानी सायन, मैग्नेटा और येलो। अब इसको मैं सेकेंडरी कलर में अगर बताऊंगी तो कैसे बताऊंगी? सायन, मैग्नेटा और येलो, ये तीन कलर जो है हम जो है प्राइमरी कलर बोलते हैं, बिकॉज ये हर कलर में यूज हो जाते हैं। और ये जब हम मिक्स करते हैं, ये तीनों कलर को जब मैं मिक्स कर दूंगी, रेड ब्लू और ग्रीन को, तो मुझे कौन सा कलर मिलता है? मुझे ब्लैक कलर मिलेगा। इसीलिए मैं इनको जो है प्राइमरी कलर बोलती हूँ, बिकॉज इन तीनों को जब मैं मिक्स कर रही हूं तो मुझे ब्लैक कलर मिलेगा। और ये तीनों जो है सेकेंडरी कलर्स भी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। अब अगर आपको साइंस थोड़ा सा भी आता है, अपने स्कूल में भी पढ़ा हुआ है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसे हम कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों बोलते हैं? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी रिलीज करता है, तो इसीलिए हम उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, बिकॉज हमारे बॉडी में एनर्जी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज कर रहा है। ओके अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऐसे कौन से जो है, कौन सी चीज यानी कौन से सब्सटेंसेस है, कौन से ऑर्गन्स है जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं? तो यहाँ पे देखिए हॉर्मोन्स, फोरामेन, ग्लैंड्स या नन ऑफ दिस। तो ये चार में से आपका कौन सा होगा ऑप्शन? हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स जो है हमारी जो है एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। अब हॉर्मोन्स कहाँ से सिक्रीट होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, और ये मैसेंजर होते हैं। ये जो है ब्लड स्ट्रीम में ब्लड को लाते हैं बाकी टिश्यूज की तरफ। ओके तो ये क्या करते हैं? ये मैसेंजर क्यों बोले जाते हैं? बिकॉज ये जो है अदर टिश्यूज तक मैसेज पहुंचाते हैं, इसीलिए इनको हम जो है मैसेंजर बोलते हैं। इसीलिए ये हार्मोन्स को हम मैसेंजर बोलते हैं। अब व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर? एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना होगा? 0.04% आपका होगा। ओके नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग आर। अब ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम होते हैं? आप सबको पता होगा 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 कैसे होंगे? अब ये मैं बताती हूँ। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं यहाँ पे, तो टोटल नंबर 46 हो जाएगा। 23 फीमेल में होते हैं और 23 जो है मेल में होते हैं। दोनों जो है क्रोमोसोम्स जो है 23 पेयर्स में होते हैं, इसीलिए जो है 46 नंबर होते हैं टोटल। अब आपको ये तो पता होगा कि 22 पेयर्स जो है मेन जो है सेम क्रोमोसोम्स होते हैं दोनों में, और जो लास्ट वाला पेयर होता है क्रोमोसोम्स का वो जो है सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जो फीमेल में अलग होते हैं और मेल में अलग होते हैं, इसीलिए जो है 46 क्रोमोसोम बोले जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी में कितने टोटल नंबर ऑफ मसल्स होते हैं? तो ह्यूमन बॉडी में जो है 639 मसल्स होते हैं। ओके नंबर ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी फ्रॉम अराउंड 640 से लेके 850 तक होते हैं। हमारे पास तीन टाइप के मसल होते हैं, स्केलेटल, विसरल और कार्डियक। कितने टाइप के मसल्स होंगे? तीन टाइप के मसल्स होते हैं हमारे बॉडी में, स्केलेटल, विसरल और कार्डियक। तो स्केलेटल मसल्स हमारे वॉलेंट्री मसल्स होते हैं और विसरल मसल्स हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। और देखिए तीन प्रकार की, देखिए मांसपेशियों, कंकालिया और आंतः और हृदय। तो ये तीन टाइप के मसल्स हमारे बॉडी में होते हैं। इनमें से जो हमारे बॉडी के मांसपेशियों जो है वो स्वेच्छी कहे आतंक
और दूसरे वाले जो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, विसरल मसल्स होते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी, अब किडनी के फंडामेंटल यूनिट को मैं क्या बोलूंगी, किडनी के फंडामेंटल यूनिट को ऑप्शन होगा ए, नेफ्रॉन। फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी जो है नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन जो है, जैसे हमारे बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल होते हैं, वैसे ही किडनी के बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है नेफ्रॉन होते हैं। ये क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को रेगुलेट करते हैं और सॉल्युबल सब्सटेंस जैसे कि सोडियम हो गया ये, और ये ब्लड, हमारी ब्लड जो है उसको फिल्टर करते हैं और उसको रीअब्सॉर्ब करते हैं जब भी जरूरत पड़ती है तब। विच बैक्टीरिया इज कन्वर्टेड इन मिल्क इनटू कर्ड, अब कौन सा बैक्टीरिया मैं यूज करूंगी जिससे मैं मिल्क को जो है कर्ड में कन्वर्ट कर लूंगी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। मैं लैक्टोबैसिलस को यूज करूंगी जो मेरे मिल्क को जो है कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो ये आपको सभी को पता होगा कि लैक्टोबैसिलस जो है वो मिल्क को कैसे कर्ड में कन्वर्ट करता है। हमको ओवरनाइट स्टे करके फिर वो बैसिलस जो बैक्टीरिया जो है वो फॉर्म होते हैं और वो एक साथ जो है कर्ड बनाते हैं। ओके, तो ये जो है ये सारे के सारे देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको आज यहाँ पे बताया। आगे भी मैं ये क्वेश्चंस जो है हम अभी भी कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो है मेरे गलत हो रहे हैं या आपको कुछ और इनमें एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं वहां पे जो है आपके डाउट जो है जरूर क्लियर कर दूंगी, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो आपके इन क्वेश्चंस में से, और आपको लगता है कि आपको आंसर्स आ रहे हैं जब आप वीडियो देख रहे हो तो आप फटाक से क्वेश्चन जो है पढ़ते ही आंसर्स कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो मुझे भी पता चले कि आपको कितने आंसर्स आ रहे हैं और कितने आंसर्स आपको मेरे वीडियो के बाद पता चल रहा है। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, विच इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो डीपेस्ट ओशन आपको पूछा गया वर्ल्ड में, तो ये आंसर आप सभी को पता होगा कि डीपेस्ट ओशन कौन सा होगा। तो डीपेस्ट ओशन आपका पैसिफिक ओशन होता है। ये सबसे लार्ज और सबसे डीप ओशन है हमारे वर्ल्ड का। व्हाट इज द टर्म फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब राज्यसभा के मेंबर के लिए कौन से टर्म होते हैं, मतलब कितने इयर्स के लिए राज्यसभा के मेंबर जो है इलेक्ट किए जाते हैं। तो राज्यसभा के मेंबर जो है 6 साल के इलेक्ट किए जाते हैं। वैसे तो राज्यसभा ये परमानेंट हाउस है एंड इट नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। तो 1/3 मेंबर होते हैं राज्यसभा के जो रिटायर होते हैं हर दूसरे साल में, 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। और जो मेंबर फुल टर्म सर्व जो है कंप्लीट करता है, एक मेंबर 1/3 मेंबर जो है रिटायर हो जाते हैं हर दूसरे साल में, लेकिन जो मेंबर फुल टर्म कंप्लीट अगर कर रहा है तो वो कितने साल का होगा, तो वो 6 साल का पूरा टर्म उसे कंप्लीट करना होगा। Who was the first Indian to be appointed as a president of International Court of Justice? तो इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन थे, पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष, तो ये थे नागेंद्र सिंह। आपका ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए महाराज श्री नागेंद्र सिंह ये 18 मार्च 1940 से लेके 11 दिसंबर 1988 तक थे। ये इंडियन लॉयर थे और ये एडमिनिस्ट्रेटर थे जो प्रेसिडेंट थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए, जस्टिस के। कितने साल तक प्रेसिडेंट थे, 1985 से लेके 1988 तक थे। ओके, विच डे इज ऑब्जर्व एज ह्यूमन राइट डे। अब ह्यूमन राइट डे कौन से दिन को बोला जाता है, तो मानव अधिकार दिवस हम कौन से दिन को बोलेंगे, तो मानव अधिकार दिवस जो है हम 10 दिसंबर को बोलेंगे। तो मानव अधिकार दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 10 दिसंबर को। इंडियाज बिगेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इज। अब इंडिया का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सा है, तो इंडिया का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज रिवर वैली जो है भाखरा नंगल है। देखिए भाखरा नंगल क्यों है, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश का है और ये सबसे लार्जेस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्शन है इंडिया का। और ये हाईएस्ट रेट ग्रेविटी डैम कितना है, इसका हाइट 225.5 मीटर, 225.5 मीटर तक की हाइट है इसकी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा होगा ये, 225.5 मीटर हाई है ये। कहाँ पे लोकेटेड है, ये रिवर सतलज पे लोकेटेड है। ओके, रिवर सतलज पे लोकेटेड है भाखरा नंगल डैम। ओके, इन विच स्टेट सांची स्तूपा सिचुएटेड। अब सांची स्तूप कहाँ पे सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र। तो सांची स्तूप जो है आपका मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। ओके, ये बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है इसीलिए ये ग्रेट स्तूपा जो है बहुत ही फेमस है।
अब देखिए ईच वन टीच वन प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, अब ईच वन टीच वन मतलब हर इंसान पढ़ो और पढ़ाओ, ये प्रोग्राम किसके रिलेटेड होगा, एजुकेशन के रिलेटेड, रेगुलर एजुकेशन, नियॉन फॉर्मल एजुकेशन या ऑकवर्ड सिटीजन के, ओके सिटीजन के लिए लोकेटेड होगा। ओके तो ये जो है ईच वन टीच वन जो है ये चैरिटेबल फाउंडेशन है और ये डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1983 में ये जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था। ओके 1983 में एस्टैब्लिश हुआ था और ये इसका एम क्या था कि ये अपॉर्चुनिटी ला सके बैकवर्ड स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो सिटीजन्स पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो सिटीजन कोई भी वजह से पढ़ नहीं पा रहे, जिनके पास इतना ये नहीं है कि वो पढ़ सके, उनकी हेल्प के लिए ये जो है फॉर्म किया गया था फाउंडेशन। और ये फाउंडेशन जो है अर्बन और रूरल यानी गांव और सिटी में दोनों जगह पे 10,000 प्लस चिल्ड्रंस का इन्होंने बेनिफिट कराया हुआ है। इन फाउंडेशन की हेल्प से 10,000 प्लस सिटीजन्स जो है पढ़ पा रहे हैं आज। ओके तो ये जो है ये रिलेटेड किसके हैं, एजुकेशन के रिलेटेड टर्म है। टीच वन ईच वन टीच वन। ओके व्हेन वाज शिमला पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इंक्ड, तो शिमला पैक्ट जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कब हुआ था, 1955 में, 1971 में, 1962 में या 1972 में, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1972। ओके रिवर महानदी ओरिजिनेट फ्रॉम, अब रिवर महानदी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, रायपुर, छत्तीसगढ़, उज्जैन या देहरादून, तो रिवर महानदी जो है आपकी छत्तीसगढ़ से जो है ओरिजिनेट हो रही है। जो महानदी है ये मेजर रिवर कहाँ पे है, ईस्ट सेंट्रल इंडिया में है और ये छत्तीसगढ़ और ओडिशा में फ्लो हो रही है, छत्तीसगढ़ से ओडिशा तक फ्लो हो रही है। ओके हु रोट द बुक आनंद मैथ, आनंद मैथ को किसने लिखी थी, तो आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कालिदास या शरद चंद्र चैटर्जी, इनमें से किसने लिखी थी, तो आनंद पद जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी हुई है। ओके आनंद मत जो है ये बंगाली फिक्शन है, ये बंगाली में लिखी गई बुक है, ये पब्लिश कब हुई थी, 1882 में ये पब्लिश हुई गई थी ये बुक। ओके 1882 में बुक पब्लिश की गई थी और ये सन्यासी रिबेलियन इन द लेट 18th सेंचुरी के यहाँ पे ये बैकग्राउंड में सेट की गई थी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल है, बंगाली और इंडियन लिटरेचर की हिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल है ये। कौन सी, आनंद मठ। अब मेघदूत के ऑथर कौन है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि हु इज द ऑथर ऑफ मेघदूत, मेघदूत बुक के जो है ऑथर यहाँ पे कौन है, तो आंसर है आपका कालिदास जी। तो कालिदास जी ने जो है ये मेघदूत बुक लिखी हुई है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, डैश इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा होगा, जुपिटर, मर्क्यूरी, वीनस, नन ऑफ दिस, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, जुपिटर। जुपिटर ये सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, जो कितना है, दोनों मास और वॉल्यूम दोनों में सबसे लार्जेस्ट है ये, मोर देन 300 टाइम्स जो है वो अर्थ के मास से ज्यादा है और इसकी डायमीटर कितनी है, 140,000 किलोमीटर, और ये 11 टाइम्स जो है अर्थ के डायमीटर से ज्यादा है, तो सोच सकते हैं कितना बड़ा होगा ये। विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट का पार्ट कौन सा नहीं है, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, लोकसभा या इनमें से कोई भी नहीं। तो अब जो है पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट का पार्ट है, लोकसभा भी पार्लियामेंट का पार्ट है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस जो है पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है। Where did अशोका फाउट हिज लास्ट बैटल, अशोका जी ने लास्ट बैटल कहाँ पे फाइट की थी, तो अशोका का लास्ट बैटल कहाँ पे हुआ था, कलिंगा में हुआ था। कलिंगा ये जो है उड़ीसा में सिचुएटेड है और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, वहां पे ये फाइट हुई थी। गौतम बुद्धा कौन से ईयर में बॉर्न थे, तो गौतम बुद्धा जो है 563, 472, 627 या नन ऑफ दिस, इनमें से कौन सी, बीसी। बीसी यानी क्या होता है फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं हम इनको। ओके तो गौतम बुद्धा जो है ये कब, इनका बॉर्न डेट ईयर कब होगा, बिफोर क्राइस्ट में ही होगा, तो बिफोर क्राइस्ट में कब होगा, 563 या 472 या 627, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 563। और इनको सिद्धार्थ गौतम, शक्यामुनि बुद्धा और सिंपली बुद्धा भी, मतलब इनके 3 नाम थे। सिद्धार्थ गौतम में भी इनको बोला जाता था, शक्यामुनि बुद्धा भी बोला जाता था, या तो सिंपली बुद्धा भी बोला जाता था। व्हाट इज द हार्ट बीट रेट ऑफ यंग हेल्दी मैन, अब
हेल्दी मैन की हार्ट बीट रेट कितनी होगी? 50 पर मिनट, 72 पर मिनट, 108 पर मिनट या 60 to 100 पर मिनट। अब हार्ट बीट आप आपके थ्रू भी मेजर कर सकते हैं, आपको पता होगा कि हार्ट बीट कैसे मेजर करनी है। तो हार्ट बीट जो है नॉर्मल कितनी होती है? 60 से लेके 100 हार्ट बीट्स पर मिनट होती है। आप जो है पल्स से आपकी मेजर कर सकते हैं हार्ट बीट, 1 मिनट का टाइम इंटरवल रख के आप जो है आपके हार्ट बीट मेजर कर सकते हैं। ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब ब्रेन जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? थिंकिंग। ब्रेन सिर्फ थिंकिंग करता है या बैलेंस करता है बॉडी को, या हम दोनों बोल सकते हैं, या तो ओनली ए बोल सकते हैं। तो ब्रेन जो है दोनों काम में आता है। ब्रेन जो सोचता भी है हम और हमारी बॉडी का संतुलन भी बनाए रखता है। ओके, अब देखिए ब्लड इज प्यूरिफाइड बाय, ब्लड जो है ये किससे प्यूरिफाई होता है? तो ब्लड इज प्यूरिफाइड बाय ऑल ऑफ द अबव, लंग्स, लीवर, किडनी और ऑल ऑफ द अबाउ। तो इन चारों में से ब्लड किससे प्यूरिफाई होता है? तो ऑल ऑफ द अबाउ। कैसे? देखिए लंग्स जो है वो हमारे बॉडी को क्लीन करता है। कैसे क्लीन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ एसिड को एक्सक्रीट करके कर देता है। किडनी जो है ब्लड को क्लीन करती है। कैसे क्लीन करती है? रिमूव करती है टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में से, इलेक्ट्रोलाइट्स या एक्सेस ऑफ वाटर, एसिड जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। और लीवर क्या करता है? बड़े बड़े सब्सटेंसेस को छोटे छोटे पीसेस में जो है मेटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन कर लेता है। इसीलिए जो हमारा ब्लड जो है ये लंग्स, लीवर और किडनी तीनों के हेल्प से जो है प्यूरिफाई होता है। डैश इज यूज इन थर्मोमीटर टू शो दी टेम्परेचर। अब टेम्परेचर शो कैसे किया जाता है थर्मोमीटर में? अब आप सबने थर्मोमीटर यूज किया हुआ होगा तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर होगा आपका मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है हमारे थर्मोमीटर में यूज किया जाता है जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड। अब कोल्ड ब्लडेड किस क्यों कहा गया है? कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या? जिनका खून ठंडा होता है, जो ठंडी जगह पे रह सकते हैं। तो कोल्ड ब्लडेड कौन से होंगे? रोहू, फ्रॉग और कोबरा। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? रोहू, फ्रॉग, कोबरा। रोहू जो है ये आपकी फिश होगी, फ्रॉग और कोबरा तो आप सभी को पता होगा। तो ये सभी कोल्ड ब्लडेड क्यों होते हैं? क्योंकि इनका टेम्परेचर जो है बाहर के टेम्परेचर से डिपेंड होता है। ओके, ये हमेशा जो है वार्म करते रहते हैं अपने आप को। जैसे कि हम देख सकते हैं, हमने देखा होगा कि फिशेस जो है, फ्रॉग्स जो है, ये बार बार पानी के बाहर आते हैं अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए। क्रोकोडाइल्स भी वार्म करते हैं, सन बाथ लेते हैं वो लोग। तो ये क्या करते हैं? अपनी बॉडी को वार्म करते हैं बिकॉज ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। सोलार एक्लिप्स कब होता है? सोलार एक्लिप्स ऑकर व्हेन, जब अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, मून्स कम बिटवीन सन एंड अर्थ, ड्यूरिंग क्राइसिस सन कम बिटवीन अ मून एंड अर्थ। तो सोलार एक्लिप्स कब होता है? सोलार एक्लिप्स जब मून जो है सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, तब जो है एक्लिप्स हो जाता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ग्लास, पेपर, कॉपर, वाटर। तो इन चार में से क्या होगा? कॉपर। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉपर है। क्यों? क्योंकि जो है ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जो है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं और वो एक दूसरे को रिपेल कर लेते हैं। तो जब वो रिपेल करते हैं तो वो जो है स्ट्रांगली रिपल्शन कॉज करेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ में। तो इसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कॉपर कहा जाता है, बिकॉज ये जो है रिपल्शन फॉलो करता है। बेरी ये जो है डिजीज, ये किसकी वजह से होता है? ये कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो बेरी जो है विटामिन बी की डेफिशिएंसी से कॉज होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं बेरी के? वीकनेस होते हैं, ओडेमा होता है। ओडेमा क्या होता है? ओडेमा जो है उसको हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग ऑफ टिश्यूज। हमारे टिश्यूज के बीच में जो है वाटर लॉग हो जाता है, वाटर फंस जाता है, वो सर्कुलेट नहीं हो पाता है, तो उसको हम ओडेमा बोलते हैं। डीजनरेशन ऑफ नर्व्स होते हैं। ये बहुत ही रेयर डिजीज है, बट जिनको होती है उनके सिम्टम्स ऐसे होते हैं। अब एटीपी को क्या बोला जाता है? एटीपी तो आप सभी को पता होगा। एटीपी को क्या बोला जाता है? एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है। ओके, ये कोएंजाइम है जो एनर्जी स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं। हमारे बॉडी में एटीपी जो है ये प्रेजेंट होते हैं। एटीपी क्या करता है? एटीपी जो है एनर्जी को स्टोर करके रखता है हमारे बॉडी में। विच लॉ वाज स्टेटेड बाय अर्नस्ट हैकल? अर्नस्ट हैकल ने कौन सा लॉ स्टेट किया था? तो अर्नस्ट हैकल के लॉ कौन से होंगे? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, बायोजेनेटिक लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल के लॉ है।
ओके, तो अर्न्स्ट हैकेल को कौन सा होगा, बायोजेनेटिक लॉ। ओके, बायोजेनेटिक लॉ कब दिया गया था, थियरी ऑफ डेवलपमेंट और इवोल्यूशन जो प्रपोज किया था अर्न्स्ट हैकेल ने, कब, जर्मनी में 1860s में ये लॉ आया था। ये रिकैपिटुलेशन थ्योरी में यूज किया जाता है, जो डेवलपमेंटल के एनिमल एम्ब्रियो के डेवलपमेंट स्टेज बताता है। मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हमें मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, अब हीमोग्लोबिन कहाँ पे फाउंड किया जाता है, वेन में, यूरिन में, ब्लड में या एड्स में। तो हीमोग्लोबिन जो है हमारा ब्लड में फाउंड किया जाता है। ये आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है जो ऑक्सीजन के साथ में बाउंड होता है और जो है आरबीसीज में मिलता है। न्यूक्लियस ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ, अब एटम का न्यूक्लियस जो है उसमें क्या क्या होगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ दी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस ऑफ कार्बन आइसोटोप अगर हम ले रहे हैं तो उसमें कार्बन में कितने होंगे न्यूट्रॉन, तो कार्बन में 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इसीलिए जो है हमारे पास टोटल 12 आइसोटोप होते हैं। और वैसे ही अगर नाइट्रोजन में देखेंगे तो नाइट्रोजन में 7 दोनों होते हैं, 7 प्रोटॉन्स होते हैं, 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए नाइट्रोजन के आइसोटोप्स कितने होते हैं, 14, और कार्बन के आइसोटोप्स जो है 12 होते हैं। मिक्सचर ऑफ मेटल जो है डिसॉल्व हो रहा है मर्क्यूरी में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर ऑफ मेटल डिसॉल्व इन मर्क्यूरी इज नोन एज, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अमालगम। मिक्सचर ऑफ मर्क्यूरी जो डिसॉल्व हो रहा है उसे बोलेंगे हम अमालगम। अमालगम ये अलॉय है मर्क्यूरी का मेटल्स के साथ में, और सारे मेटल्स जो है वो मर्क्यूरी के साथ में मिलके जो है डिसॉल्व हो जाते हैं। फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अब अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पूछा गया तो अमोनियम क्लोराइड का क्या होगा, इनमें से NH4Cl, NH4Cl2, NHCl2, NH4Cl4। तो अमोनियम क्लोराइड पूछा है तो आपका ऑप्शन क्या होगा, NH4Cl। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होगा, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बायोकेमिकल चेंज या इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। तो रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब आयरन पे जंग लग रहा है तो वो कौन सा चेंज हो जाएगा, तो वो जो है केमिकल चेंज हो रहा है, बिकॉज जंग लगना मतलब क्या हो रहा है, केमिकली चेंज हो रहा है वो, इसीलिए आयरन जो है, रस्टिंग ऑफ आयरन को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। पेनिसिलिन क्या होता है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, फैट, एंजाइम, प्रोटीन, इन 4 में से पेनिसिलिन क्या होगा, पेनिसिलिन जो आपका एंटीबायोटिक होता है। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको, मेल एंड फीमेल जीन इन फ्लावर आर कॉल्ड एज अ ओवा एंड, तो अब फीमेल के जीन्स को हम ओवा बोलते हैं, तो अब हमें मेल का फाइंड करना है, तो जाइगोट, पोलन, प्यूपा, स्पर्म्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, पोलन। फीमेल के को बोलेंगे हम ओवा, फीमेल के जीन्स को हम बोलते हैं ओवा या ओवम, whereas मेल के जीन्स को हम बोलेंगे पोलन। Which is the fundamental particles that constitute an atom other than proton and electron? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा कौन से फंडामेंटल पार्टिकल है जो एटम में होते हैं, न्यूरॉन, फोटॉन, न्यूट्रॉन या एनायन। तो कौन सा होगा यहाँ पे आपका, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा जो है न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आयन में। Which of the following is not a compound? अब इनमें से ये 4 में से कंपाउंड कौन सा नहीं होगा, ये पूछा गया आपको। तो देखिए एयर आपका आंसर होगा, क्यों, क्योंकि एयर जो है कंपाउंड मतलब क्या, जिसे हम फील, छू रहे हैं, जिसे हम देख रहे हैं उसे हम कंपाउंड कहेंगे। ओके, क्यों, ओके, ये केमिकली बेंड भी नहीं होती है एयर, तो हम जो है एयर को कंपाउंड नहीं बोलेंगे, बिकॉज एयर हमें दिखती भी नहीं है और हमें पता भी नहीं होता है, तो इसीलिए स्टील, वाटर, ब्रास ये तीनों जो है केमिकली कंपाउंड है, वेरस एयर जो है केमिकली कंपाउंड नहीं है। ओके, ओके, तो जीके का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हमने। जीके के टोटल 70 क्वेश्चंस थे हमारे, तो 70 क्वेश्चंस जीके के सॉल्व हो चुके हैं। इनमें से आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपको जरूर क्लियर करवा दूंगी। अब देखिए हमारा मैथ्स का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो मैथ्स का सेक्शन का देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ 2 माइनस ब्रैकेट 2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, 0, 4, 8, 16। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज 2 माइनस 2 बोल रहे हैं, तो ब्रैकेट में 2 अगर दिया हुआ है तो भी क्या हो जाएगा, वो 2 माइनस प्लस 2, तो प्लस जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा प्लस हट जाएगा तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ 2 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 30 एंड 105, अगर 2 एंगल्स है ट्रायंगल्स के, कौन से 30 और 105, तो तीसरा एंगल आपको पूछा गया है, तो तीसरा एंगल आपका क्या हो जाएगा,
यहाँ पे आपको आंसर क्या दिया गया है 45। तीसरा एंगल 45 कैसे होगा, देखो गिवन टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एक एंगल आपको क्या दिया गया है 30 डिग्री, देखो एक एंगल आपको बोला गया है 30 डिग्री, वेरस आपका दूसरा एंगल क्या बोला गया है 105 डिग्री। तो तीसरा एंगल आपको यहाँ पे पूछा गया है, तो लेट द थर्ड एंगल बी x। अब मैं यहाँ पे क्या कंसिडर करूंगी, मैं तीसरे एंगल को x कंसिडर कर लूंगी। तो यहाँ पे जो है 30 प्लस 105 प्लस x कर लूंगी मैं यहाँ पे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, तो अब जो है मैं 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री कर लूंगी। ओके, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो यहाँ पे मेरा x क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये फ्रेंड्स जो ये वाले हैं ना, ये डिग्री है आपकी। ओके, दिस ऑल आर डिग्री, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7/9 ऑफ 45। अब 7/9 ऑफ 45 का पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, 7/9 ऑफ 45 इज इक्वल टू, तो कैसे करेंगे हम 7/9 मल्टीप्लाई बाय 45 कर देंगे, तो अब जो है 9 5 जा 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 7/9 मल्टीप्लाई बाय 45 मैं ले रही हूँ अगर, तो यहाँ पे मैं 9 को क्या कर दूंगी, 9 5 जा 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 7 इंटू 5 हो जाएगा। तो 7 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 35 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा 35। The HCF and LCM of two numbers are 4 and 48 respectively if one of those number is 12। अगर मैं HCF और LCM देख रही हूँ, मेरे दो नंबर का, एक 48 और 4 है, और उन इफ वन ऑफ दोज नंबर इज 12, अगर उनमें से कोई एक नंबर मेरा 12 हो रहा है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं HCF 4 है, LCM 48 है, वन नंबर इज 12, तो मैं क्या करूंगी HCF मल्टीप्लाई बाय LCM कर दूंगी डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट टोटल नंबर कर दूंगी। तो 4 इंटू 48 डिवाइड बाय 12 कर दूंगी, तो मुझे कितना आंसर मिल जाएगा 16। ओके, तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर होगा 16, यानी ऑप्शन नंबर क्या है आपका डी। Find the area of a playground of 300 meter length and 200 meter breadth। अगर एक प्लेग्राउंड है जिसका मुझे एरिया कितना दिया है 300 मीटर मुझे लेंथ वाइज दी है और 200 मीटर मुझे ब्रेथ वाइज दी गई है, तो मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ, अब मैं क्या लूंगी एक्सप्लेनेशन में, लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड मेरा 300 मीटर हो जाएगा, ब्रेथ ऑफ प्लेग्राउंड मेरा 200 मीटर हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगी लेंथ इंटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 300 इंटू 200 कर दूंगी, तो मुझे कितना आंसर मिल जाएगा 60,000। ओके, तो 60,000 मीटर स्क्वायर मेरा आंसर है। तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। If 8 men can do a piece of work in 15 days, अगर 8 आदमी एक काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो कितने दिन लगेंगे 20 आदमियों को कंप्लीट करने के लिए। अगर मैं देख रही हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है 8 आदमी एक ही काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो वही अगर मैं 20 आदमियों को बोलूंगी तो वही सेम काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, नन ऑफ दिस। क्यों, क्योंकि अगर मैं जो है ले रही हूँ 20 men को x डेज से कंप्लीट करवा रही हूँ काम, तो अमाउंट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा मेरा 8 इंटू 15, बिकॉज वीक में कितने दिन होते हैं 8 डेज होते हैं, और 15 से मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ तो कितना हो जाएगा 120। अब 20 men के लिए क्या हो जाएगा 120/20 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो 120/20 कितना हो जाएगा 6 डेज। ओके, तो यहाँ पे आपको 6 डेज का ऑप्शन नहीं दिया, इसीलिए आपको क्या आ जाएगा नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा। अब देखिए व्हाट इज द फ्रैक्शनल वैल्यू 4.21, 4.2 का 1 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो मैं क्या कर दूंगी 4.21, अब यहाँ पे पॉइंट है तो मैं क्या करूंगी इसको डिवाइड कर दूंगी 100 के साथ में, तो क्या हो जाएगा 421/100। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ हाफ प्लस 1/4, तो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है 1/2 प्लस 1/4 की, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 1/4। तो यहाँ पे 1 इंटू 2 अगर मैं ले रही हूँ 1 इंटू 2 प्लस 1/4, तो 1 इंटू 2
यानी 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा मेरा 3, तो 3/4 आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपका। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, अब आपको स्क्वायर रूट बताना है 0.0036 का, तो 0.03036 का स्क्वायर रूट आपका क्या हो जाएगा 0.06 हो जाएगा। ओके, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 1000 सेंटीमीटर, अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मैं ले रही हूँ जिसका कितना है 1000 सेंटीमीटर है, तो मुझे एक साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। ओके, तो मैं कैसे करूंगी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मुझे दिया गया है 1000 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा 4x हो जाएगा, यानी 4 इंटू साइड मतलब 1000 पूछा गया, 1000 दिया गया, तो मैं क्या करूंगी 4x = 1000 लूंगी, तो x = 1000/4 कर दूंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा आंसर 250 सेंटीमीटर, तो मेरा एक साइड कितना हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 3 1/4 आवर्स कन्वर्ट इनटू मिनट, अब मेरा 3 घंटा और 1/4 इसका मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मिनट में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी, 3 × 1/4 आवर्स इज इक्वल टू 1 × 3/4 आवर्स इज इक्वल टू 3.25 आवर्स लूंगी। 1/4 मतलब कितना होता है, 1/4 मतलब 25 ही होगा, तो 3.25 आवर्स में कैलकुलेट करूंगी। अब अगर 1 आवर मेरा 60 मिनट्स होता है, तो 3.25 आवर कितना हो जाएगा, उसको 60 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरा कितना आंसर हो जाएगा 195 मिनट्स। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपको, x + 4 x + 5 x + 4 × x + 5 इज इक्वल टू, अब आपके ऑप्शन क्या है, x² + x - 20 x³ + 9x - 20 x² + 5x + 1 x² + 9x + 20, तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे, देखिए कैसे करेंगे हम, x + 4 × x + 5 ले लेंगे, अब x² + 5x, अब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इन सभी को, तो कैसे हो जाएगा x² + 5x, अब ये x यहाँ पे x² हो जाएगा, + 5x + 4x + 20, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा मेरा, 5 + 4 में ऐड कर दूंगी तो 9x हो जाएगा, और ये x² और ये 20, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा मेरा, x² + 9x + 20। If the average of 40, 10, 25, 20, 35 and x is 25, अगर मैं एवरेज ले रही हूँ 40, 10, 20, 35 और x मेरा क्या है 25 है, तो वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा, अब मैं क्या करूंगी, सभी नंबर का सम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स को कर लूंगी, तो सभी नंबर का सम्स मेरा कितना हो जाएगा, एवरेज मेरा कितना है 25 है यहाँ पे, तो 40 + 10 + 25 + 20 + 35 + x, तो ये मेरा सम ऑफ एवरेज हो गया। ओके, डिवाइडेड बाय मैं क्या कर दूंगी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर दूंगी तो कितना हो जाएगा, ये सब ऐड करेंगे तो 130 + 6/6। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 25 × 6, ये 6 यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लूंगी, तो 130 + 6 क्या हो जाएगा 150 - 130 हो जाएगा, यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा x = 20, बिकॉज 150 - 130 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको, 84 नंबर वाला क्वेश्चन आपका क्या है, 81 × 81 + 68 × 68 - 2 × 81 माइनस मल्टीप्लाई बाय 68, तो ये जो है आपको सिंप्लीफाई करना है, ये आपको यहाँ पे नंबरिंग दी गई है, आपको इनमें ऐड प्लस मल्टीप्लाई सब करके आपको सिंप्लीफाई कर देना है, तो ये देखिए कैसे करेंगे हम, 81 × 8 ये पूरा मैं लिख लूंगी, 81 × 81 + 68 × 68 - 2 × 81 × 68, अब 81 का मैं यहाँ पे स्क्वायर ले लूंगी, बिकॉज 81 × 81 तो 81 स्क्वायर हो जाएगा, सेम 68 का भी मैं स्क्वायर ले लूंगी, -281 68 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला देखिए, a - b² = a² + b² - 2ab, ये फॉर्मूला आपने स्कूलिंग में की हुई है, ये फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, a - b² = क्या लूंगी मैं, a² + b² - 2ab, तो ये वही फॉर्मूला है, हमने देखा है यहाँ पे a - b, तो ये फॉर्मूला में मैं पुट अप कर दूंगी, ये सारे वैल्यू फॉर्मूला में डाल दूंगी, तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा 169। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा गया है, एरिया ऑफ स्क्वायर को ऐसे करेंगे हम, साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू लेंथ, या 4 इंटू साइड, तो एरिया ऑफ साइड क्या हो जाएगा मेरा, साइड इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू साइड। ओके,
अब ये जितने भी क्वेश्चंस देखे फ्रेंड्स हमने, तो इसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो है मैंने आपको यहाँ पे मैथ्स के, अब मैं डिटेल सॉल्व तो नहीं करवा पा रही हूँ, पर जितना हो सकता है उतना मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवाया, ताकि आपको कुछ भी डाउट ना हो इन क्वेश्चंस के रिलेटेड। आपको और भी कुछ भी क्वेश्चन हो या और भी डाउट हो तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब देखिए, रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 and 30 एंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 and 25 इज। अब आपको क्या बोला गया है, आपको पूछा गया है यहाँ पे रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनल पूछा गया है। रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनल टू 12 and 30 एंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 and 25 कितना हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। ओके, कितना आंसर हो जाएगा, 5:1। कैसे होगा, अब देखिए, लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल, अब मैं तीसरे प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या ले लूंगी, x ले लूंगी। तो 12:30, अब ये जो है ये 30 को मैं इस टू x के साथ में भी डिवाइड कर दूंगी, तो क्या हो जाएगा मेरा 12x इज इक्वल टू 30 into 30, x मेरा यहाँ पे आ जाएगा 12 के यहाँ पे, और 30 मल्टीप्लाई बाय 30 हो जाएगा। तो देखिए 12x इज इक्वल टू 30 into 30, अब मैं x इज इक्वल टू 30 into 30 डिवाइडेड बाय 12 कर लूंगी, तो मुझे कितना मिल जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शनल 75। मीन प्रोपोर्शनल कितना होगा, 9 and 25, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगी, रूट ऑफ 9 into 25 विच इज इक्वल टू 15। मैं यहाँ पे मीन ले रही हूँ, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, 75:15। अब मैं 75:15 कैसे कर सकती हूँ, 15 5 जा 75 होता है, तो यहाँ पे 5:1 मेरा आंसर आ जाएगा। अब 36 men can do a piece of work in 25 hours. In how many hours will 15 men do same? अब देखिए सेम क्वेश्चन वहां पे भी था, हमारे पहले भी सेम क्वेश्चन किया गया, बस वैल्यूज चेंज थी। तो देखो कितना रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ओके, तो सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप जो है यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 60 आवर्स। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं बता रही हूँ बिकॉज मैंने आपको पहले बता दिए। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर इज, पहले 7 नेचुरल नंबर कितने हो जाएंगे, 1 to 7 होता है मेरा पहला 7 नेचुरल नंबर, उनका मुझे एवरेज ऑफ स्क्वायर पूछा गया है। तो कैसे होगा, देखिए एवरेज ऑफ स्क्वायर अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूंगी, सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगी, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके मैं 7 स्क्वायर तक ले लूंगी, सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कितने होंगे, 7 होंगे मेरे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन। तो ये सब वैल्यू पुट अप करने के बाद मुझे कितना मिलेगा, 140/7। तो 140/7 कितना हो जाता है, 20। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20। अब देखिए सिंप्लीफाई करना है, सेम सिंप्लीफाई पहले भी पूछा था, सिंप्लीफाई यहाँ पे भी है। ओके, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या बोला गया है, 343 into 343 into 343, ये तीनों क्यूब हो जाएगा। 113 into 113, ये भी क्यूब हो जाएगा। तो मैं कैसे लिखूंगी, 343 क्यूब, ओके, माइनस 113 क्यूब। अब डिवाइड में मुझे लिखना है बाकी की वैल्यू, तो यहाँ पे 343 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 343 स्क्वायर। ओके, 343 स्क्वायर, और प्लस में देखिए यहाँ पे क्या है, 343 into 113, ओके, फिर 113 का स्क्वायर, तो सेम मैं यहाँ पे भी लिख दूंगी प्लस में 343 into 113, और यहाँ पे 113 का स्क्वायर। अब जब मैं ये सॉल्व करूंगी तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, 230। स्मॉलेस्ट नंबर अगर मैं ऐड कर रही हूँ, किसमें ऐड कर रही हूँ, 680621, उसको परफेक्ट स्क्वायर का सम बनाने के लिए, तो आंसर क्या होगा मेरा। ओके, तो अब जब मैं ये अब डिवाइड करोगे तो देखोगे कि अब मुझे स्क्वायर फाइंड करना है, तो 680621 किसका स्क्वायर है, पहले तो मुझे ये फाइंड करना होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ये 1 आ रहा है, तो ये जो है ये स्क्वायर नंबर नहीं है, तो स्क्वायर नंबर ये नहीं है अगर, तो मुझे इसके रिलेटेड यानी इसके आगे का या पीछे के किसी एक नंबर को ढूंढना होगा जो स्क्वायर नंबर होगा। तो मुझे जब मैं 825 का स्क्वायर कर रही हूँ फ्रेंड्स, कितना, 825 का जब मैं स्क्वायर करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 825 का स्क्वायर करने पे मुझे मिल जाएगा 680,625। तो 680,625 मुझे 825 का स्क्वायर करने पे मिल रहा है, तो 680,625 को मैं 4 के साथ में माइनस करूंगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 680,621। तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। इन 10 years, अगर 10 साल में मैं देख रही हूँ, A will be twice as old as B was 10 years ago, मतलब 10 साल पहले जितनी उम्र B की थी, A जो है उसका ट्वाइस हो जाएगा 10 साल बाद। अगर A जो अभी है 9 years ओल्डर है, तो प्रेजेंट एज आपको B की पूछी गई है, तो मैं क्या करूंगी,
बी को ले लूंगी x ईयर देन a, तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी x प्लस 9 ईयर्स, तो यहाँ पे x प्लस 9 ईयर्स और x प्लस 9 प्लस 10, 10 साल का गैप है यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 2x माइनस 10 हो जाएगा, बरोबर। तो देखिए कैसे करेंगे हम, x प्लस 9 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 9 ले लूंगी इज इक्वल टू 2x माइनस 10, ओके। तो यहाँ पे मेरा x 10 जो है कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो अब ये जो है 2x हो जाएगा, सॉरी कैंसिल नहीं होगा, 2x माइनस 20 हो जाएगा यहाँ पे मेरा, ओके। तो 2x माइनस 20, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 9 प्लस 20 ले लूंगी, ओके। तो मेरा x क्या हो जाएगा, सॉरी 10 ले लूंगी, 10, 9 प्लस 10, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा मेरा 39, ओके। द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम अमोंग, इनमें से आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है, ये संख्या आपको दी गई है, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से लार्जेस्ट नंबर आपका क्या होगा। तो देखिए लार्जेस्ट नंबर क्या होगा आपका, जब मैं सॉल्व करूंगी इस क्वेश्चन को, तो मेरा रूट ऑफ 2 अगर मैं ले रही हूँ, तो रूट ऑफ 2 जो है वो इज इक्वल लेस देन 1 हो जा रहा है मेरा, रूट ऑफ 2 मेरा 1 से स्मॉल हो रहा है। वैसे ही अगर मैं रूट ऑफ 4 को ले रही हूँ, तो रूट ऑफ 4 क्या हो जाता है मेरा, रूट ऑफ 2 हो जाता है, ओके। तो रूट ऑफ 4 अगर मेरा रूट ऑफ 2 है, तो रूट ऑफ 2 तो लेस देन 1 है, तो 1 से छोटा है, मतलब इससे भी छोटा ही होगा, तो ये मेरा आंसर होगा। रूट ऑफ 3 जो है मेरा, क्यूब रूट ऑफ 3 जो है वो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा। अब मुझे क्या बताना है यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ 9261। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका जो है क्यूब लूंगी मैं अगर, तो मुझे नंबर मिलेगा 9261, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 21। आप जो है मल्टीप्लीकेशन करके देख सकते हैं। 6.46 इन द फ्रैक्शनल फॉर्म इज, अब आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में 6.46, अब देखिए ये पहले भी ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा गया था, सिर्फ नंबर अलग दिए गए थे। तो 6.46 डिवाइडेड बाय 100 कर लूंगी मैं, 646 डिवाइड बाय 100 कर लूंगी, पॉइंट को हटा दूंगी, तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या हो जाएगा 6.46 डिवाइडेड बाय 100। HCF ऑफ 2/3, 8/9, 64/81 and 10/27 is, अब आपको यहाँ पे HCF पूछा गया, तो HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखिए 2/3, 8/9, 64/81 एंड 10/27 को अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ, तो देखिए कैसे हो जाएगा, ये सभी को मैं डिवाइड करूंगी, तो 2/3, 8/9 सबको लूंगी, तो मेरा आंसर क्या मिलेगा 2/81। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2/81। A car is running at a speed of 108 km per hour. What will be the distance it cover in 15 seconds? अगर एक कार मेरी जो है वो 108 km पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो 15 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, स्पीड ऑफ कार कैसे लेंगे, 108 km पर आवर विच इज इक्वल टू 108 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 पर आवर बोला है, तो 60 इंटू 60 लूंगी मैं, तो कितना आंसर मिलेगा मुझे 30 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो 30 मीटर पर सेकेंड, अब यहाँ पे टाइम कितना दिया गया है 15 सेकेंड, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला यूज करूंगी। तो जब मैं डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लूंगी, तो यहाँ पे मुझे स्पीड कितनी मिली है 30 मीटर पर सेकेंड, और टाइम मेरा है 15 सेकेंड, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगी, तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा 450 मीटर। Simple interest on the sum of a money or at 8% per annum for 6 years is half the sum. The sum is, अब मुझे यहाँ पे क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे बताना है, मेरा 8% पर एनम हो रहा है 6 साल के लिए, मैं अगर उसको इंटरेस्ट ले रही हूँ उस पे, तो मुझे हाफ सम पूछा गया। अब अगर मैं फॉर्मूला देख रही हूँ इसका सिंपल इंटरेस्ट का, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको सबको पता होगा, क्या होगा P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे अगर मुझे सॉल्व करना है, तो मुझे इन सभी की वैल्यू पता होनी चाहिए, बट मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा डेटा इनएडुकेट। लेकिन अगर मुझे प्रिंसिपल दिया है, तो मैं ये फॉर्मूला में सॉल्व कर सकती हूँ आंसर, तो मुझे जो है सम ऑफ मनी पता चल जाएगा। ओके, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 75%, अगर मैं रेडियस ऑफ सर्कल को 75% से इंक्रीज कर रही हूँ, तो उसका सर्कमटेंसेस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो कितना इंक्रीज होगा ये आपको पूछा गया है। तो अगर मैं ओरिजिनल रेडियस को r सेंटीमीटर रख रही हूँ और ओरिजिनल सर्कमफेरेंस को 2 पाई r सेंटीमीटर रख रही हूँ, तो मेरा नया रेडियस कितना हो जाएगा 175% ऑफ r,
ओके तो 175 डिवाइडेड बाय r इंटू 100 करूंगी तो 7r/4 हो जाएगा मेरा यहाँ पे डिवीजन के बाद में। तो नया सर्कमफेरेंस मेरा क्या है 2 पाई इंटू 7πr/4। यहाँ पे मैंने ये पुट अप कर दिया वैल्यू। ओके तो 2πr इंटू 7r/4 जो है यहाँ पे ये कितना हो जाएगा मेरा अभी 7πr/2 सेंटीमीटर। अगर मैं सर्कमफेरेंस को इंक्रीज कर रही हूँ तो मेरा कितना आंसर हो जाएगा 3πr/2 सेंटीमीटर। अब जो परसेंटेज में इंक्रीज करूंगी तो कितना हो जाएगा 3πr/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2πr मल्टीप्लाई बाय 100 तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 75%। अगर साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, अगर मैं ले रही हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 तो मुझे थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। अब अगर साइन थीटा बाय कॉस थीटा 1 हो रहा है तो 1 क्या है tan थीटा, तो tan थीटा क्या है 1 हो जाएगा आपका। तो tan थीटा जो है 45 डिग्री के एंगल पे होता है, इसके लिए आंसर क्या है आपका 45। ओके तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का। तो यहाँ पे देखिए कर्व सरफेस एरिया आपको हेमिस्फीयर का पूछा गया है। तो ये फॉर्मूला है आपका क्या है 2πr²। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2πr²। तो फ्रेंड्स आज वाले वीडियो में जनरल नॉलेज के साथ साथ मैथ्स के टोटल मिला के हमने जो है 100 सम्स यानी 100 जो है सॉल्व कर लिए हैं। मैंने आपको आंसर्स के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करवाए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इनके रिलेटेड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने वीडियो पूरी देखी और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में फ्रेंड्स शेयर भी करिए ताकि उन्हें भी जो है ये क्वेश्चंस मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहें। ऐसे ही और भी क्वेश्चन पेपर्स जो है सैम्पल पेपर्स मैं बनाती रहूंगी जिसके वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ओके टिल देन थैंक यू।